ठीक है बेटा, आज हम बात कर रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, है ना। हमने लास्ट टाइम पे एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट किया था। एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट था द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट passing through the Amperian loop sigma I summation of I passing through the Amperian loop। तो हमें इस स्टेटमेंट को समझते हुए इसके तीन एप्लीकेशंस हैं टोटल, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं। आज बचे हुए दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो एप्लीकेशन नंबर 2 है वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। बहुत इजी सा डेरिवेशन है। सोलेनॉइड क्या होता है पहले उसको समझिए। सोलेनॉइड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है चैनल, CHANNEL। आप ये मान लीजिए कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके ऊपर आपको एक वायर लपेटना है, बाउंड करना है, वायर को बांधना है ना, वायर की बाइंडिंग करनी है। ये आपने सोलेनॉइड बना दिया था, मतलब एक सिलेंड्रिकल कोर ले लिया। कोर क्या होता है सर? हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके का एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है ये एयर हो, वैक्यूम हो, फेरोमैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो या कुछ और हो। वो हमें हमारी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है। मीडियम वाला चाहिए तो मीडियम का अरेंजमेंट कर देंगे, एयर वैक्यूम वाला चाहिए तो एयर वैक्यूम वाले का अरेंजमेंट कर देंगे। इस तरीके से हम ले सकते हैं इसको, है ना। अब आगे क्या, अगर मैं इस सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट पे वायर वाइंड करता हूं, ये वायर है, यहां से शुरू किया वायर बांधना, जैसे पीछे से मान लीजिए वायर है, इसको पीछे से उठा के रोल करते हुए सिलेंडर के ऊपर लपेटना शुरू कर दिया था, तो ये वायर पीछे से जाता है, आगे से घूम के आगे आ जाता है, फिर जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर टर्न लगेंगे। तो हम जो है सामने के जो टर्न हैं वो दिखा सकते हैं। पूरे कोर पे वायर वुंड कर दिया गया है। ये आपका स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ ये है सोलेनॉइड। अब आप एक बात समझे कि मैं अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्लॉक रूल या राइट हैंड थंब रूल को समझना चाहिए। इसमें ये जो है, अगर करंट का डायरेक्शन है तो ये कर्व फिंगर्स हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पे सर्कुलर रिंग होगा, सर्कुलर लूप होगा, तो ये जो फिंगर्स होती हैं कर्व फिंगर्स, ये हमारे लिए करंट का काम करती हैं और थंब हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है। तो इस कोर में वायर जो है इस तरीके से पीछे से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्कर पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये वायर पीछे से ऐसे जाके ऐसे आगे से आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो ये वायर में करंट गया पीछे से और ये करंट आगे आया, मतलब थंब मेरा किधर जा रहा है? राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब थंब अगर राइट में है तो इस फर्स्ट वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया? राइट में आ गया। सेकंड वाले की वजह से भी राइट हो गया, थर्ड की वजह से भी राइट हो गया, इन सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हो गया। तो हमें समझ में आया कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में जाने वाला है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चैनल के, सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ठीक है सर। अब चूंकि मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं तो मैं यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना भी चाहूंगा। अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना चाहता हूं तो सीधी सी बात है, मुझे इसे एक एम्पीरियल लूप सबसे पहले कंसिडर करना पड़ता है। एम्पीरियल लूप आपको पता है कि इमेजिनरी सरफेस होता है जो अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जब एक स्ट्रेट वायर था उसको कवर करने के लिए हमने एक सर्कुलर लूप कंसिडर किया था। वो कुछ और भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। यहाँ पर अभी फिलहाल वो हमें कैसा चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। इस सोलेनॉइड के हिसाब से अगर मैं एम्पीरियल लूप कंसिडर करूं तो वो मेरे लिए एक रेक्टेंगुलर लूप बनेगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये सोलेनॉइड को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मतलब ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलने वाला है कुछ इस तरीके से, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड एंट्री करने वाला है कुछ इस तरीके से। मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल।
तो सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ध्यान रखिएगा, सोलेनॉइड जिसमें करंट फ्लो करवा दे हम, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और इसे समझने के लिए हमें आगे बढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, ये हमने एम्पीरियल लूप तैयार कर लिया है जिसका नाम मैं दे देता हूं। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हटा देते हैं हम यहां से, इसका नाम रख देते हैं, एन और एस को भी हटा देता हूं, तो इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने कंसिडर किया है जो मेरे लिए यहाँ पे एम्पीरियल लूप का काम कर रहा है। रेक्टेंगुलर लूप नाम है पी क्यू आर एस। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, देन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट ऑफ सिग्मा आई, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ कहलाता है। हमें यहाँ पर डीएल लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है, और यहाँ पे जो लूप मैंने कंसिडर किया है उसका नाम है PQRS। PQRS लूप है। अब चूंकि मैं लेंथ यानी कि लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तो मैं इस PQRS को 4 अलग अलग सेक्शंस में ब्रेक कर दूंगा। मतलब PQRS एक रेक्टेंगुलर लूप है जो 4 लाइन एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो हम इससे 4 बार अलग अलग यूज करेंगे। वन टाइम फॉर PQ, then for QR, then for RS, then for SP is equal to the mu naught of sigma I। कुछ समझने का कोशिश कीजिए, जैसे हमने गॉस थ्योरम स्टडी किया था, गॉस के एप्लीकेशन को स्टडी किया था, उस समय भी हम ऐसी ही बात करते थे ना। वहां पर हम क्या करते थे, सिलेंडर है, सिलेंडर की 3 सरफेसेज है, एक टॉप वाली, बॉटम वाली, कर्व्ड वाली। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर लूप को 4 लाइन्स में कंसिडर करते हैं। तो 4 टाइम्स हम इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर वायर के लिए ये थीटा, इनके बीच का थीटा अलग अलग हो सकता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देके रोक देता हूँ। मुझे बताइए फॉर वायर PQ जो B डॉट DL का वैल्यू होगा, सॉरी जो एंगल होगा बिटवीन B एंड DL वो कितना होगा। अब PQ वाली वायर आप बोल रहे हो, PQ वाला वायर ये है, तो DL तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कंसिडर किया जाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है राइट डायरेक्शन में। तो इनके बीच इस DL और इस B, DL और इस B के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे लिख देंगे साहब PQ वाली वायर के लिए 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे ही QR वाली वायर जो है वो आप देखोगे तो QR पे DL तो चलो ठीक है, ये इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। बट आपको एक बात बता दूं, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो QR वाली जो वायर है आप देख रहे हो सोलेनॉइड के बाहर है, इसलिए वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड कितना कंसिडर करेंगे, 0। RS वाली वायर पे बात करें तो यहाँ पर हम ये DL ऐसा कंसिडर करते हैं, और इस DL का और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच का एंगल है वो फिर से कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे RS के लिए थीटा का वैल्यू 90 है। और लास्ट बचा आपका SP की अगर बात करते हैं तो SP पर हम DL कंसिडर करेंगे इस जगह कुछ ऐसा, और ये DL और ये B दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो DL इज पैरेलल टू द B, थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। अब हम PQ, QR, RS, SP इनके लिए जो थीटा की वैल्यूज है, जो B की वैल्यूज है, इन सबको इक्वेशन नंबर 1 में यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं इक्वेशन 1 में क्या रिजल्ट आया देखते हैं। PQ के लिए थीटा का वैल्यू था 90 डिग्री। तो B डॉट DL को जब मैं ओपन करता हूं तो B DL cos थीटा होता है। cos थीटा मतलब cos 90 डिग्री मतलब 0। तो ये वाला कंपोनेंट PQ वाला जो है ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जब हम QR के लिए बात करते हैं तो QR के लिए हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो 0 इंटू दिस इट विल बी ऑल्सो 0। फिर हम RS वाले से बात करते हैं, RS के लिए भी थीटा 90 डिग्री है, तो B DL cos 90 दैट इज ऑल्सो 0। एंड द लास्ट इज फॉर SP की अगर मैं बात करता हूं तो SP के लिए थीटा का वैल्यू 0 है, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा B DL इज इक्वल टू द म्यू नॉट सिग्मा I। अब ये सब फिनिश हो गए, ये वाला बच गया, इसको लिख लेता हूं मैं अलग से। B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I चल रहा है, SP है यहाँ पे वायर। अब समझिए, अगर इस सोलेनॉइड में मैं कंसिडर करूं कि इसकी जो लेंथ है
सोलेनोइड की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये कैपिटल L है, और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कंसिडर करो तो वो इसमें चलने वाले नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल L, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर I करंट यहाँ से गई है तो एक सिंगल लूप में I करंट चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं। कितने लूप्स हैं? N लूप्स हैं। तो I करंट मल्टीप्लाई होते होते N टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बी म्यू नॉट सिग्मा I की जगह लिखा जाएगा Ni, सिग्मा I की जगह कवर्ड होगा Ni, और यहाँ से B को बाहर करते हैं, dl का इंटीग्रेशन करवाते हैं। dl का इंटीग्रेशन, dl कौन सा वाला बचा है? sp वायर वाला बचा। तो sp के ऊपर है तो उसका इंटीग्रेशन करने पर sp का पूरा लेंथ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द कैपिटल L। तो b इंटू कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, देन b इज इक्वल टू द म्यू नॉट N बाय L I, दैट इज स्मॉल ni। हम इस n बाय L को स्मॉल n लिख देते हैं। स्मॉल n क्या बन गया हमारे लिए? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n से डिनोट किया गया। तो ये फॉर्मूला डियर V इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल ni, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहलाता है, ये हम फाइंड करके ले आए। ये आपका सोलेनोइड का डेरिवेशन खत्म हो गया। इसमें एक छोटी सी बात समझी जा सकती है कि इस सोलेनोइड में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बीच में कहीं सेंटर पर होगा, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे सोलेनोइड से, या सोलेनोइड के एंड की तरफ जाते जाएंगे, एक्सिस से दूर, एक्सिस के सेंटर से दूर, यहाँ से चलते 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 ये एंड पर आ गए, या इस सोलेनोइड के लेफ्ट एंड पे आ गए, तो यहाँ आते आते एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अप्रॉक्स हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंड ऑफ द सोलेनोइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni बाय 2 के आसपास होता है। यानी कि जब मैं ग्राफ स्टडी करता हूँ तो इस पॉइंट के लिए आप ध्यान से देखिएगा, दिया x इक्वल टू ये 0 मान लेता हूँ, ये पूरी लेंथ L था, तो आप समझ सकते हैं 0 अगर ये ओरिजिन है तो ये L/2 बचा, ये भी L/2 बचा, तो ये हो गया प्लस का L/2 बिकॉज ऑफ राइट डायरेक्शन, और ये माइनस L/2 बिकॉज ऑफ लेफ्ट। तो हम ये x इक्वल टू 0 यानी कि एक्सिस पर सबसे ज्यादा, सेंटर पे सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे हम इधर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर भी, लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी कम होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आते आते लगभग हाफ हो जाता है, 50% के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ वेरी करता है। सोलेनोइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, और सोलेनोइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्स 50% हो जाता है। आपको इस डेरिवेशन में बस स्टार्टिंग में 2-3 लाइन अरेंज करनी रहती है कि कैसे उसकी लेंथ